students, are you able to hear my voice clearly? गुड आफ्टरनून। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही। ओके। यस। Okay. Okay, last class we have discussed rule till 20. तो इस क्लास में हम लोग 21 to 30 करेंगे. Have we discussed it yet? रूल नंबर 20 to 30 करेंगे. ये वाला चीज नहीं हुआ है आपका. 20 to 30 नहीं हुआ है रूल, राइट? स्टूडेंट्स प्लीज कम्युनिकेट. ये हुआ है क्लास में, ये नहीं हुआ है? नहीं हुआ मैम। ओके. ओके, सो फर्स्ट 21st रूल आपका ये कहता है, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, ठीक है. आपको याद होगा मैंने आपको एडजेक्टिव में बताया था दैट इफ यू आर कंपेयरिंग कंटिन्यूअसली, आप कोई भी चीज कंटिन्यूअस कंपैरिजन में कर रहे हैं, इफ आई एम सेइंग दैट स्टॉक्स आर गोइंग हायर एंड हायर, दैट मीन्स एक टाइम फ्रेम में आप उस स्टॉक का जो भी प्राइस है उसको कंपेयर करते जा रहे हैं. यू आर कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग देम. तो जब कंटिन्यूअस कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई यू आर सेइंग हायर एंड हायर. तो यहाँ पर देखिए, इफ यू सिंगुलर नाउन प्लस प्रोपोजिशन प्लस सिंगुलर नाउन एंड योर वर्ब, ठीक है. ये अगर स्ट्रक्चर आपका रहेगा सेंटेंस में, इफ योर नाउन इज रिपीटिंग ट्वाइस विद द एडिशन ऑफ अ प्रपोजिशन, दैट मीन्स एक एक्शन हो रहा है जो बार बार कोई कुछ पर्टिकुलर लोग हैं वो कर रहे हैं, ठीक है. इफ आई एम टेलिंग द स्टूडेंट्स आर कमिंग वन आफ्टर अनदर, दैट मीन्स एक एक करके सारे स्टूडेंट आ रहे हैं. तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग देयर, ठीक है. मैन आफ्टर मैन मतलब एक आदमी आया, फिर दूसरा आदमी आया, फिर तीसरा आदमी आया. दैट मीन्स द एक्शन ऑफ कमिंग, ये जो एक्शन हो रहा है वो रिपीट होते जा रहा है, बार बार वो चीज की जा रही है. तो यहाँ पर जब बार बार की जा रही है, दैट मीन्स द सिमिलर एक्शन इज रिपीटेड बाय ऑल द मेन हु हैज कम हियर. तो यहाँ पर एक आदमी के बारे में अगर आप बोलेंगे कि फर्स्ट पर्सन केम इन, देन सेकेंड पर्सन केम इन, देन थर्ड पर्सन केम इन, जब रिपीटेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर क्या लिखती हैं? मैन आफ्टर मैन वॉज कमिंग इन. यहाँ सिंगुलर नाउन इसलिए लग रहा है दैट बिकॉज द सेम एक्शन इज रिपीटेड बाय ऑल द पर्सन. तो एक साथ बोल रहे हैं, ऑल द मेन केम इन मतलब एक साथ सारे आ गए. मैन आफ्टर मैन यानी एक एक करके सारे आ रहे हैं. तो एक एक करके आ रहे हैं, दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज वन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब. एनी डाउट इन दिस? इसमें कोई डाउट है व्हाई यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब इन दिस स्ट्रक्चर? कौशल, इसमें कोई डाउट है? क्या मैम? इस स्ट्रक्चर में कोई डाउट है व्हाई यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब? नो मैम, नो. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. 22nd रूल है, इफ your noun is something, a word that is similar in plural form and your singular form. अगर आपका जो noun है वो plural form में भी सेम रहता है, singular form में भी सेम रहता है, तो जब भी आप उसको रेफर कर रहे हैं सेंटेंस में, आप जो मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं, whatever message you are giving through the sentence will decide if you are using the verb as singular or plural. आप वर्ब सिंगुलर यूज कर रहे हैं या प्लूरल यूज कर रहे हैं, ये आपकी वर्ब की मीनिंग डिसाइड करेगी, सेंटेंस की मीनिंग डिसाइड करेगी. इफ आई एम सेइंग अ शीप इज ब्यूटीफुल एनिमल, दैट मीन्स एक शीप की बात की जा रही है, ए यूज हुआ है, दैट मीन्स आपको वहां पर क्लू मिल रहा है कि एक ही शीप की बात की जा रही है, तो आप इस लगाएंगे, दैट मीन्स सिंगुलर वर्ब लगाएंगे. मेनी शीप आर ग्रेजिंग देयर, मेनी शीप, आपको मेनी वर्ड से क्लू मिल गया वहां पर, दैट मीन्स मोर देन वन शीप की बात की जा रही है. तो यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. करना क्या? बच्चे कहाँ आपको देखिए, शीप जो है, शीप एक ऐसा वर्ड है जहां पर सिंगुलर रहेगा तो भी शीप रहेगा, एक से ज्यादा रहेंगे तो भी शीप ही रहेंगे. ओके. ओके. इस टाइप के जो वर्ड होते हैं, इसमें डिपेंड करता है कि व्हाट मीनिंग यू आर ट्राइंग टू कन्वे. इफ यू, यहाँ देखिए ए है
तो दैट मीन्स एक शीप की बात की जा रही है तो आप इज लगाएंगे, एक से ज्यादा है, मेनी लगा है, दैट मीन्स एक से ज्यादा है तो आप क्या करेंगे, आर लगाएंगे. सो द मीनिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द सेंटेंस विल डिसाइड दैट इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब. समझ में आ गया? एनी डाउट इन दिस? नो मैम. ओके. द नेक्स्ट आपका है 23rd रूल सेज दैट इफ योर सेंटेंस, आपका जो सेंटेंस है वो नॉर्मल स्ट्रक्चर सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस. इस स्ट्रक्चर को जो फॉलो नहीं करते हैं उन्हें इन्फिनेटिव कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं, क्लॉजेस कहते हैं. ये सारे जो रहेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, इफ योर सेंटेंस इज इन दिस फॉर्मेट, तो आपका ये सारी चीजों में आप ध्यान दीजिए कि आपका सब्जेक्ट जो, सॉरी, आपका वर्ब जो रहता है वो सिंगुलर रहता है. ठीक है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पे सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आपको पता चल रहा है सेंटेंस में. इफ आई एम सेइंग स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, what is the subject in this sentence and what is the object in this sentence? इसमें सब्जेक्ट क्या है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कैन यू टेल द डिफरेंस? क्या मैम? स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आप बता सकते हैं सेंटेंस में? मैम ऑब्जेक्ट है गुड एक्सरसाइज. गुड एक्सरसाइज आपका ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? व्हाट इज द इफेक्ट? एक से ऑब्जेक्ट आपका क्या होता है सेंटेंस में? समथिंग जो सब्जेक्ट काम करता है उसका इफेक्ट जिस पे पड़े वो आपका ऑब्जेक्ट हुआ. देन व्हाट इज द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इन दिस? वो तो जैसे वो तो स्विमिंग कर ही रहा है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज जो है आपका, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, दैट मीन्स यहाँ पर सिर्फ वर्क का बात हो रहा है और वर्क के इफेक्ट का बात हो रहा है. किस पे इफेक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है, ये नहीं पता है. दैट मीन्स देयर इज नो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. देयर इज ओनली वर्ब एंड वर्ब कॉम्प्लीमेंट, दैट इज एडवर्ब. राइट. तो यहाँ पर आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर है ही नहीं आपका सेंटेंस का. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस का वो यहाँ पर है ही नहीं. तो यहाँ पर स्विमिंग इज अ गुड क्वालिटी, गुड एक्सरसाइज है. स्विमिंग एक ही कोई वर्ब है, जो आपका काम किया जा रहा है वो स्विमिंग है, एक ही काम किया जा रहा है. दैट मीन्स आप सिंगुलर लेंगे. ओके. टू स्विम इज अ गुड, इज गुड फॉर यू. अगेन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, देर इज नो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ओनली वर्ब इज गिवन. राइट, ओनली वर्ब इज गिवन. तो यहाँ पर is लगेगा because you're only talking about one work that is being done in the sentence. That she is poor is known to me. इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता, जो आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, इसको अगर उसमें डालेंगे तो क्या फॉर्मेट होगा आपका सेंटेंस का? अच्छा, इस सेंटेंस में क्लॉज है ये, ठीक है, दिस इज अ क्लॉज एंड यहाँ पर आपका सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है एंड दिस इज इन पैसिव वॉइस. इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करके मुझे बताइए व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ योर सब्जेक्ट सेंटेंस. She is poor that now to me clause. बच्चे, मी इज योर सब्जेक्ट ना? आई होगा मैम. हाँ, आई पहले होगा. आई होगा. I know that she is poor. This is your structure of normal sentence. इसको आपने passive voice में convert कर दिया. Your object is coming before your subject, so this becomes a clause. Okay? यहाँ पर आपका subject भी है, object भी है, but structure आपका sentence का वैसा नहीं है जैसा होता है usually. So it does not falls in the normal structure. यहाँ पर आप singular इसलिए लगाएं because object is singular and subject is singular. Okay? इसमें कोई डाउट इस रूल में? क्यों सिंगुलर लग रहा है, सब जगह पता चल गया?
Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर आपके सेंटेंसेस जो हैं उसमें ये फ्रेजेस आते हैं, अ नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे जो फ्रेजेस हैं, इफ योर सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद दीज फ्रेजेस, देन आपका इसके आगे दीज फ्रेजेस is used in your sentence, and after them if countable noun are written, if countable noun are written, then your verb will be plural. If uncountable noun are written, then your verb will be singular. Example देखिए, about half of the students were present in there. तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल है? स्टूडेंट्स आपका काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? Countable है मैम. काउंटेबल है, तो Yes, काउंटेबल ma'am. है तो आपका वर्ब लगा है, दैट मीन्स प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लगा है. हाफ ऑफ द मिल्क वाज स्पॉइल्ड, मिल्क आपका क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? Uncountable. अनकाउंटेबल है, Uncountable. तो आपका वर्स Uncountable. लगा है. ठीक है, ये तभी लगाना है when there these phrases are present in the sentence. ये phrases present हैं तभी आपको ये चीज यूज करनी है, अदरवाइज उसके लिए अलग रूल है. ओके, एनी डाउट इन दिस? A lot of books were destroyed in fire. Books are countable noun, यहाँ पर फिर से वर लगा. Plenty of sugar is required. Sugar is again uncountable, तो is लगा, singular verb. ठीक है, तो स्ट्रक्चर आपका यही है. इफ दीज फ्रेजेस आर प्रेजेंट इन योर सेंटेंस after which a countable noun come, then your plural verb is present in the sentence. If after these phrases uncountable noun are present, then you are using singular noun in the sentence. Okay, समझ में आ गया ये रूल? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका अ नंबर और द नंबर कहाँ यूज करें, where to use a number and where to use the number. A आप उस जगह लगा रहे हैं, a number you're using in those sentences where you are conveying the meaning of many. many आप जहां लिखना चाहते हैं वहां आप a number लिखेंगे. ठीक है, like for example, a number of people say that swimming is good for health. A number of people say, that means you are not sure how many number of people say. If I'm telling कि the number of people who say swimming is a good exercise is around 10% of the population, that means you are giving a specific amount कि ये population है, इसमें से जो 10% लोग हैं वो कहते हैं कि swimming is a good exercise for you. दोनों में difference समझ में आया, कहाँ अ नंबर है कहाँ द नंबर लगा है? if I'm giving you the same example, एक ही sentence है, ठीक है. if I'm telling कि a number of people say that swimming is a good exercise, that means you're not specifying what number of people say. अगर मैं specify कर रही हूँ कि कितने लोग कह रहे हैं, that means a countable noun या collective noun लग रहा है, तो the number of people who says that swimming is a good exercise is around 20% or 30% of the population. जो भी पॉपुलेशन है उसका 20 या 30% पीपल ये कहते हैं. अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन वेयर टू यूज अ नंबर एंड द नंबर? यहाँ पे भी Yes, ma'am. समझ में आ गया एग्जाम्पल से? यहाँ पे भी ये एग्जाम्पल जो मैंने लिखे हैं ये भी आप देख सकते हैं. द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस इज जनरली स्मॉल, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव में जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जो इंग्लिश ऑप्ट करते हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत कम रहती है, दैट मीन्स दे आर काउंटेबल. तो यहाँ पर द नंबर लगा. अ नंबर ऑफ इंग्लिश बुक्स आर अवेलेबल इन लाइब्रेरी, बहुत सारी इंग्लिश बुक है लाइब्रेरी में, यू डोंट वांट टू काउंट. ठीक है, बुक्स आर काउंटेबल बट यू डोंट वांट टू काउंट और यू डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, तो आप बोलेंगे बहुत सारी बुक्स है. मेनी का मीनिंग कन्वे कर रहा है यहाँ पर, राइट? What is the meaning conveyed by here? That many books are present in English language. ठीक है, और English on English language. तो a number of English books are available in library. ठीक है, समझ में आया ये? कोई डाउट इसमें? Is there any doubt in this rule? मैम समझ में नहीं आया.
ये नहीं समझ में आया? ये कोई और समझा दीजिए। Yes, ma'am. कोई और Nice उसको one. दिखा दीजिए। इफ यू आर यूजिंग अ नंबर, दैट मीन्स आप उस सेंटेंस में मेनी का यूज करना चाहते हैं, इसीलिए आपने अ नंबर लगाया है। ठीक है, ये जो फ्रेज है अ नंबर आप तब लगाते हैं जब आप उस सेंटेंस में मेनी का यूज करना चाहते हैं, यानी कि मेनी का मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। इफ आई से दैट मेनी पीपल वर प्रेजेंट इन दैट फंक्शन, ठीक है, तो इसको मेनी ना लिखकर अगर मैं कहूँ कि अ नंबर ऑफ पीपल वर प्रेजेंट इन दैट फंक्शन, तो ये सिमिलर है, इट कन्वेज द सेम मीनिंग। अगर मुझे कहना है कि 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिविंग इन द सिटीज, तो द नंबर ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन द सिटीज इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। जब आपके पास स्पेसिफाइड डाटा है, आप डेफिनेट नंबर को कन्वे करना चाहते हैं, एक डेफिनेट अमाउंट को कन्वे करना चाहते हैं, तब आप द नंबर लगाएंगे। अभी समझ में आया या और एग्जांपल दूं? आ गया मैम समझ में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नन जो होता है, नन इज यूज्ड। यहाँ पर नन जो है, यहाँ पर यूजुअली जब आप नन यूज करते हैं सेंटेंस में, तो उसके साथ आप सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। ओके, देयर आर सम सेंटेंसेस जहाँ पर मीनिंग जो कन्वे कर रहा है, दैट मीनिंग चेंजेस इफ यू यूज सिंगुलर वर्ब, सो यू यूज इट विद प्लूरल वर्ब। वहां पर आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे? यहाँ देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करिए। नन बट द ब्रेव डिजर्व द रिवॉर्ड। इस सेंटेंस में कहना क्या चाह रहा है राइटर आपका, कि जो ब्रेव है उनको, वो डिजर्व करते हैं कि उनको रिवॉर्ड दिया जाए, राइट? तो कितने लोग ब्रेव हैं, यू डोंट नो। ठीक है, जो भी लोग ब्रेव हैं उन सबको आप कह रहे हैं, बट यू डोंट नो कि हाउ अमाउंट, जो वो स्पेसिफाई कर रहा है कि इतने लोगों को देना है या इतने लोगों को देना है, वो नहीं बोला जा रहा है। ये ब्रेव है तो इनको भी दो रिवॉर्ड, वो ब्रेव हो तो उनको भी दो रिवॉर्ड। दैट मीन्स none but the brave deserves the reward. You're not specifying whom. Okay, यहाँ पर नेक्स्ट में है none were injured। ठीक है, none were injured। सपोज कि आपके सामने दो कारों का कोलिजन हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट हो गया दो कारों का, वहां पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, ठीक है, जो भी लोग उस क्रैश में इवॉल्व हैं, उनके बारे में अगर मैं कहूँ कि कोई भी इंजर्ड नहीं हुआ है, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नंबर। ठीक है, एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल के बारे में मैं वहां बात कर रही हूँ, तो वहां पर मैं प्लूरल लगा सकती हूँ। दैट मीन्स इफ यू आर स्पेसिफाइंग और इफ यू नो द नंबर, मान लीजिए 4 लोग थे दोनों गाड़ियों में, दैट मीन्स 8 people you are talking about। ठीक है, तो 8 people, all the 8 people were safe or not heavily injured। ये बोलने की जगह आप ये भी तो बोल सकते हैं कि none were injured, राइट? none were injured बोलना, या फिर मैं बोलूं कि all 8 people were not that injured or not heavily injured, दोनों सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, राइट? तो वहां पर जब यू आर स्पेसिफाई, आपको पता है कि कितने लोगों की बात की जा रही है, तो वहां पर आप प्लूरल लगाएंगे। जहां आप स्पेसिफाई नहीं पता है कि कितने लोगों की बात की जा रही है, वहां पर आप सिंगुलर लगाएंगे। ओके Yes ma'am. ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नथिंग बट जो आपका फ्रेज रहता है, इफ योर सेंटेंस हैज दिस फ्रेज नथिंग बट, then no matter your subject is plural or singular, you will always use verb singular। सिंगुलर ही यूज करेंगे आप। नथिंग बट हिल इज सीन, नथिंग बट बर्ड्स इज सीन। नथिंग बट आपके सेंटेंस में अगर लग रहा है, तो इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब, सॉरी सिंगुलर नाउन और सिंगुलर प्लूरल नाउन, डजंट मैटर, योर वर्ब शुड बी सिंगुलर। ठीक है, एनी डाउट इन दिस? दिस इज इजी। इफ नथिंग बट आ रहा है तो आपको सिर्फ सिंगुलर ही लगाना है, बस ये याद रखना है। ओके समझ में आया सबको? आगे बढ़े। Yes ma'am. ओके, रूल नंबर 28 कहता है कि इफ दीज फ्रेजेस, जैसे रूल नंबर 11 में भी मैंने बताया था, इफ ईच एंड एवरी इज यूज्ड इन योर सेंटेंस, तो वहां पर आपके उसके आगे आपका सिंगुलर नाउन लगेगा, वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा।
ये क्यों होता था मैंने बताया था. हु कैन एक्सप्लेन मी? ईच एंड एवरी के आगे आप सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं? दिस वाज योर 11th रूल which I have taught in the previous class. If your sentence contain each and every, उसके आगे आप सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं? ईच और एवरी अगर है आपके सेंटेंस में तो उसके आगे सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब क्यों लगाते हैं? दैट वाज योर 11th रूल. ये मैंने एक्सप्लेन नहीं नहीं. पता है मैम. क्यों नहीं पता है? लास्ट क्लास समझाया था मैंने ये चीज. इफ यू आर यूजिंग द वर्ड्स ईच एंड एवरी वर्ड यूज करने का मतलब है, अगर आप एवरीबडी यूज करते हैं, समबडी यूज करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं बट हर एक ग्रुप के मेंबर को भी उस सेंटेंस में इंक्लूड कर रहे हैं. अगर मैं कहूँ कि एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज टू सबमिट द असाइनमेंट इन बाय द लास्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे क्लास को मैं एक साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, राइट. मैं एक साथ एड्रेस कर रही हूँ और हर एक बच्चे को भी एक साथ एड्रेस कर रही हूँ कि कौशल को भी अपना असाइनमेंट देना है, राजू को भी अपना असाइनमेंट देना है, अंकित को भी अपना असाइनमेंट देना है. अब मैं एक एक बच्चे को तो नहीं कहूंगी. दैट मीन्स ईच एंड एवरी का मतलब ये हुआ कि जब आप एक ग्रुप में हर एक मेंबर को रेफर कर रहे हैं कि सबको ये काम करना है, ठीक है. ईच मेंबर हैज टू पुट देयर आइडियाज फॉरवर्ड. every student has to bring their notebooks. each and every या फिर anybody, somebody is, यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए, somebody is waiting for you. that means आपको नहीं पता है कि कौन है, ठीक है. एक आदमी कोई बाहर वेट कर रहा है, कौन है नहीं पता, बस कोई वेट कर रहा है. दैट इज द मीनिंग. व्हेन यू आर नॉट स्पेसिफाइंग कि आप किसको डायरेक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, आप एक रैंडम क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं, थ्रो करते हैं सबको, ठीक है. जैसे इफ आई एम आस्किंग कि हु विल एक्सप्लेन मी दिस रूल, ठीक है, मतलब मैं रैंडम क्वेश्चन थ्रो कर रही हूँ, हुएवर कैन आंसर, कोई भी आंसर कर सकता है. तो हैव एनीबडी सीन माय पर्स, इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने एक रैंडम क्वेश्चन थ्रो किया एंड हुएवर वांट्स टू आंसर दे कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. ईच चाइल्ड गेट्स अ प्राइज, मतलब वहां पे जितने भी मेंबर हैं, जितने भी बच्चे बैठे हैं, सबको प्राइज मिलेगा. एक बच्चे को, दूसरा बच्चा जो बैठा है, तीसरा बच्चा जो बैठा है, सबको प्राइज मिलेगा. बट क्या सब एक ही साथ चढ़ जाओगे स्टेज पर प्राइज लेने, कि एक एक करके आओगे? एक एक करके मैम. एक एक करके आओगे. दैट मीन्स एट अ टाइम योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर. एक बार में आपका सब्जेक्ट जो है वो एक ही रहेगा. फर्स्ट पर्सन आया, दूसरा पर्सन आया, देन थर्ड पर्सन आया. दैट मीन्स अगेन यहाँ पर जो एक्शन है वो रिपीट तो हो रहा है बट हर एक बच्चे को मिल रहा है, ठीक है. हर एक बच्चे को मिल रहा है वो टाइम. तो हर एक बच्चे को टाइम मिल रहा है तो यहाँ पर क्या है, यू आर रेफरिंग टू एवरीवन इन द ग्रुप, और आप सिंगुलर भी रेफर कर रहे हैं. एवरीबडी इज वेलकम, मतलब आप सबको ये क्वेश्चन, सबको ये इनविटेशन दे रहे हैं कि सबको वेलकम है. बट वहां जिसको ये रिसीव करना है इनविटेशन, वही जाएगा, ठीक है. आपने किसी एक पर्टिकुलर को नहीं बोला कि कौशल भी इनवाइटेड है, राजू भी इनवाइटेड है, पल्लवी भी इनवाइटेड है, सबको इनवाइटेड है. तो सब कोई इनवाइटेड है तो आप क्या बोलते हो, एवरीबडी इज इनवाइटेड, राइट. सबको आपने एक साथ ग्रुप में ले लिया कि ये भी इनवाइटेड है, वो भी इनवाइटेड है, वो भी इनवाइटेड है, ठीक है. तो जब आप एक पूरे ग्रुप को एक साथ बोलते हैं कि ग्रुप का हर एक मेंबर वो काम करेगा, तब आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं. एवरीबडी हो गया, एनीबडी हो गया, समबडी हो गया, ओके. तो क्योंकि एट अ पर्टिकुलर टाइम आपका सब्जेक्ट एक ही रहेगा, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब. समझ में आया? मैम आर्मी के लिए हो सकता है ना? आर्मी के लिए इसलिए नहीं होगा बिकॉज आर्मी के लिए सिंगुलर वर्ब तो लगेगा बट दैट फॉर अ डिफरेंट रीजन. बिकॉज आर्मी जो है वो एक साथ कोई काम करता है. जैसे मैंने बताया था कि इफ यू हैव
कलेक्टिव नाउन, कोई भी कलेक्टिव नाउन है, चाहे आपका मान लीजिए जूरी हो गया, आर्मी हो गया, जब वो एक साथ कोई काम कर रहा है तब आप सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। अगर अलग अलग काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए आर्मी के कुछ जवान बॉर्डर पे हैं, कुछ जवान यहाँ अंदर काम कर रहे हैं, तो अलग अलग सारे अगर काम होंगे दैट मीन्स आप उनको प्लूरल मिलेंगे। अगर एक साथ कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट जूरी हैज कन्विक्टेड हिम मर्डरर। कन्विक्टेड है मतलब एक ही साथ सारा काम कर रहे हैं, दैट मीन्स वो सिंगुलर होगा। अगर वो एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक है, दैट सम मेंबर ऑफ द जूरी आर आउटसाइड एंड सम मेंबर आर इनसाइड, तो आप क्या बोलेंगे? जूरी इज नॉट टुगेदर, द जूरी आर नॉट टुगेदर, आर लगेगा, प्लूरल लगेगा। ओके, अभी समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, तो आर्मी के लिए भी सेम है कि इफ योर आर्मी इज वर्किंग टुगेदर देन यू कैन से प्लूरल लगेगा, अगर नहीं तो सॉरी सिंगुलर लगेगा, अगर नहीं काम कर रहे एक साथ तो प्लूरल लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट रूल इज, अगर आप ऑल, एनी, इनफ, मोस्ट और सम यूज करते हैं, ऑल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग? सभी सभी, सभी ठीक है। इफ आई एम सेइंग कि ऑल आप कहाँ यूज कर सकते हैं? दैट ऑल स्टूडेंट आर इनवाइटेड इन द सेलिब्रेशन, ठीक है, मतलब सभी इनवाइटेड हैं, ठीक है। बट कहीं कहीं जैसे मैंने कहा था कि एवरी वर्ड हैज टू मीनिंग, one that is used in the dictionary and one that is conveyed by the writer. So if the writer is conveying a different meaning of these words, all का अगर यहाँ पर मतलब अलग रहेगा तो उसके साथ आप प्लूरल लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं। कहाँ नहीं लगा सकते हैं? All she wants is to be happy. Now is all conveying the same meaning? जो उसका all का मतलब होता है वो same meaning यहाँ convey कर रहा है क्या? ऑल का मतलब आपने सब बोला, राइट? तो क्या यहाँ पर सब मीनिंग कन्वे हो रहा है? ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी हैप्पी, यहाँ यहाँ पर ऑल का मतलब सब है या नहीं? ऑल का क्या मीनिंग है यहाँ पर इस सेंटेंस में? इफ आई एम टेलिंग कि, डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। अच्छा कोई बात नहीं, ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी हैप्पी, क्या यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे हो रहा है? ऑल का मतलब सब होता है, ठीक है। ऑल का अगर डिक्शनरी मीनिंग लोगे तो ऑल मतलब क्या? सब कोई, राइट। तो ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी हैप्पी, क्या यहाँ पर जो ऑल यूज हुआ है वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है? नहीं, क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है? क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है यहाँ पर? क्या मीनिंग कन्वे किया जा रहा है यहाँ पर, बताइए। ऑल शी वांट्स इज टू बी हैप्पी, क्या मतलब हुआ इस लाइन का? सेंटेंस का मीनिंग तो पता होगा, ये वो भी नहीं समझ में आ रहा है। मैम सभी खुश रहना क्या मैम? चाहते हैं। ऑल शी वांट्स इज टू बी हैप्पी, इसका क्या मतलब हुआ? वह सभी खुश रहना चाहता है। वो सभी कहाँ है बच्चे? जब शी लिखा हुआ है दैट मीन्स योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वो सभी कहाँ से आ गए? मैम सी वह के लिए तो यूज कर सकते हैं ना। तो वह सभी, शी वह के लिए यूज तब करेंगे जब आप उसको फीमेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे ना, जब आप बोल रहे हैं। वह सभी कैसे हो गया? अगर यहाँ पर सिंगुलर है तो सभी के कैसे लग जाएगा वहां पर? शी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर यहाँ पर आप इसको ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका हिंदी में भी तो सिंगुलर रहना चाहिए, सब्जेक्ट कैसे चेंज कर दोगे आप?
ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी हैप्पी, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो खुश रहे। वो अपने लिए सिर्फ इतना चाहती है कि वो खुश रहे। समझे? ऑल शी वॉन्ट्स इज टू बी Yes, ma'am. हैप्पी। तो यहाँ पर ऑल का मतलब क्या हुआ कि वो सिर्फ इतना चाहती है कि वो खुश रहे। दैट मीन्स ऑल यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे करता है पहले, वो यहाँ पर नहीं कर रहा है। ठीक है, ऑल का यहाँ दूसरा मीनिंग हो गया। तो यहाँ पर अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या लगना चाहिए वर्ब आपका? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या Is ma'am. इज लगेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। तो यहाँ पर ऑल, एनी, इनफ का मतलब जो है वो चेंज हो रहा है। दैट इज वाई डिपेंड किस पे कर रहा है? सब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहा है। कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा। इनफ पीपल हैव बीन हर्ट। इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मतलब क्या होता है? इनफ का मीनिंग क्या होता है? पर्याप्त होगा मैम. पर्याप्त होता है। ठीक मैम है, आवाज क्या क्या यहाँ पर सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है? इनफ पीपल हैव बीन हर्ट मतलब बहुत लोग ऑलरेडी बुरा मान चुके हैं। ये आपका मीनिंग है। समझे? आपके ये सेंटेंस का मीनिंग है कि बहुत बहुत लोग ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। तो बहुत तो नहीं होता है इनफ का मीनिंग। दैट मीन्स यहाँ पर इनफ का मीनिंग दूसरा कुछ मैम निकल रहा है। इनफ मतलब दूसरा मैम कुछ होगा मैम, पर्याप्त बहुत सारा नहीं होगा। पर्याप्त होगा. तो यहाँ पर वो मीनिंग कन्वे नहीं किया जा रहा है। जो इनफ का मीनिंग होता है वो आपका सेंटेंस में जो यूज हो रहा है वो उसका मीनिंग चेंज कर रहा है। राइट? इनफ पीपल हैव बीन हर्ट ऑलरेडी, दैट मीन्स यहाँ पर मीनिंग क्या कन्वे हो रहा है सेंटेंस में कि बहुत लोग ऑलरेडी हर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो मीनिंग आपका ये सारे वर्ड्स में चेंज हो जाता है। अब यहाँ देखिए, मोस्ट बॉयज इन न्यूजीलैंड प्ले रग्बी। मोस्ट बॉयज मतलब वहां पे अधिकतर जितना लड़के। बहुत लड़के जो हैं वहां पर रग्बी खेलते हैं। सम फूल, देखिए सम का मीनिंग क्या होता है? कुछ। राइट? सम मतलब कुछ। तो सम फूल इज फायरिंग अ राइफल इन द वुड। नाउ अगेन यहाँ पे सम फूल लिखा है मतलब कुछ लोग होना चाहिए था, बट यहाँ पर मीनिंग क्या हो रहा है? एक आदमी का बात हो रहा है। सम फूल मतलब आपको नहीं पता कौन है, बट कोई एक आदमी राइफल फायर कर रहा है। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यहाँ पर यही चीज ध्यान रखनी है कि आपका इनफ लगा है या ऑल लगा है, उसमें क्या मीनिंग कन्वे करना है ये देखना है। अगर वो मीनिंग सेम सिमिलर